हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले लिमिट्स की नॉलेज होना जरूरी है और लिमिट्स तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो। फिर भी तुम्हें रिकॉल करने के लिए एक बार मैं लिमिट्स को छोटे रूप में दोबारा से बता देता हूं। ध्यान से देखिएगा और आशा है रजिस्टर लेकर बैठे होंगे, नोट भी करते जाइएगा। देखिए, जब आप लिखते हैं दिमाग भी चलता है, आंखें भी चलती हैं, हाथ भी चलता है, तो फोकस बना रहता है। इसलिए चाहे कितनी भी शॉर्ट मेमोरी हो, लिख लेना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं पहले लिमिट्स का हल्का सा प्रारूप। बच्चों, लिमिट्स में अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा तो जनरली हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। तो पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है क्वेश्चन है लिमिट x approaches to x square plus 5x plus 6. अब दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें डिनोमिनेटर में जीरो आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में परमानेंटली 1 है। डिनोमिनेटर में जीरो तब आता है जब खुद वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, यानी इस क्वेश्चन का अगर वेरिएबल x है तो अगर स्वयं x डिनोमिनेटर में है किसी ना किसी रूप में, तभी डिनोमिनेटर में जीरो आने के चांसेस रहते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस में क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता ही नहीं है, तो उसमें जीरो आने के चांसेस ही नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शंस में हम लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? डायरेक्टली 2 रखकर। हालांकि x इक्वल्स टू नहीं है, x इज वेरी नियर टू 2, लेकिन जो आंसर आएगा 2 रखने पर वो भी अप्रोक्सीमेटली वही होगा जब x वेरी नियर टू 2 होता। तो इसलिए हम पॉलिनोमियल फंक्शंस में लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 2 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 6, यानी कि 4 प्लस 10 प्लस 6 यानी कि 20। राइट? इसी तरह से एक और देखिए, लिमिट x approaches 1 x square plus 1 upon x plus 52। अब अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करूं तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो। 1 plus 1 upon 1 plus 52, the answer is 2 upon 53। राइट? तो पॉलिनोमियल फंक्शंस में तो हमेशा डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है, और रैशनल फंक्शंस में अगर डायरेक्टली अप्लाई करने पर नीचे जीरो नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन। अगर इसमें मैं डायरेक्टली अप्लाई करूं, पहले डिनोमिनेटर में रख के ही देख लेना चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता केवल तभी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं 2 को डिनोमिनेटर में रखूं तो 4 माइनस 10, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, इट मीन्स 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10, जीरो आ गया नीचे। अब अगर नीचे जीरो आ गया तो ऊपर भी देखते हैं। ऊपर भी अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो तुम देख रहे हो 8 माइनस 8 आ जाता है, यानी जीरो आ जाता है। तो मुझे क्या फॉर्म मिली? मुझे मिला डायरेक्टली रखने पर 0 अपॉन 0। पहली बात तो यह है कि नीचे जीरो आ रहा है तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर ही नहीं सकता। दूसरा, अगर 0 अपॉन 0 की फॉर्म आती है, इस फॉर्म को कहते हैं
इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या मतलब है इस बात का कि अगर सवाल इस फॉर्म में है तो लिमिट डिटरमिन नहीं की जा सकती, तो पहले सवाल को इस फॉर्म से मुक्त करना होगा। कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर x अप्रोचेस 2 है और रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 एक फैक्टर है जो ऊपर भी है नीचे भी है। अगर वो कैंसल आउट हो जाएंगे तो फिर x को 2 रखने पर 0 नहीं आएगा। तो हमें क्या पता चला कि अगर x अप्रोचेस 2 है तो बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर हम इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म कर सकते हैं। तो ऊपर वाले के फैक्टर किए, लिमिट x अप्रोचेस टू, क्या हो गया? x, देन x स्क्वायर कॉमन आ गया और x माइनस 2, और नीचे वाले के फैक्टर चाहे रफ में करके देख लो, चाहे यहां कर लो, उस केस में बाकियों को लिखते चलना पड़ेगा। तो ये हो गया x माइनस 2, x माइनस 3। तुमने देखा ऊपर नीचे दोनों में x माइनस 2 है और भैया इनकी वजह से ही 0 आ रहा था। ये कैंसिल आउट कर दिए, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब डायरेक्टली रख सकते हो बेधड़क। क्या हो जाएगा? ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 4 माइनस 3, यानी 4 अपॉन माइनस 1, यानी कि -4। तो तुमने क्या देखा? अगर रैशनल फंक्शंस में नीचे डायरेक्टली अप्लाई करने पर 0 नहीं आ रहा, तो पिछले सवाल में तुमने देखा कि डायरेक्टली अप्लाई कर दो। और इधर इस थर्ड पार्ट में तुमने क्या देखा कि अगर नीचे 0 आ रहा है और ऊपर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 अपॉन 0 की फॉर्म है जो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको खत्म किया। कैसे खत्म किया? बाय फैक्टराइजेशन। ऊपर वाले के फैक्टर किए, नीचे वाले के फैक्टर किए, कॉमन फैक्टर काट दिए और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गई। अब अगर मैं नीचे डायरेक्टली अप्लाई करूं तो नीचे 0 नहीं आ रहा, इसलिए मैंने अब नीचे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। एक सर्ट्स वाला सवाल देखिए। अब इसमें अंडर रूट है, पहले हम वही करेंगे। अगर नीचे रखने पर 0 नहीं आ रहा तो डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, लेकिन नीचे रखने पर 0 आ रहा है। फिर हमने ऊपर भी रख कर देखा x को 0, तो ऊपर भी 0 आ रहा है। तो कौन सी फॉर्म आ रही है? 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है। और ये फॉर्म क्या है? इट मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी अभी लिमिट्स डिटरमिन नहीं की जा सकती इस फॉर्म के अंदर जब तक सवाल है। तो क्या करेंगे इस फॉर्म को खत्म करने का? अब इधर फैक्टराइजेशन का तो मतलब नहीं है, मतलब फैक्टराइजेशन नहीं करना है इधर। इधर इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म करने के लिए सर्ट्स वाले सवालों में, अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट वाले सवालों में, मतलब सर्ट्स वाले सवालों में कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म होगी? बाय रैशनलाइजेशन। तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स प्लस 1, बीच वाला साइन अपोजिट लेकर 1 प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि अगर यहाँ प्लस 1 होता तो मैं ऊपर नीचे रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता। अब ये क्या बन गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे जस्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, x रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ऊपर क्या किया है? a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस 0, होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ओके, इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस 0, x अपॉन
x रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब ये 0 क्यों आ रहा था? क्योंकि ऊपर भी एक फैक्टर x था और नीचे भी एक फैक्टर x था। ये काट दिया, इक्वल्स लिमिट 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। और ये क्या हो गया? अब अगर मैं इसमें x की जगह 1 रखूं तो रूट 1 1 ही होता है और 1 प्लस 1, तो ये आ गया आंसर 1 अपॉन 2। तो बिना अंडर रूट वाले सवालों में इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे खत्म करते हैं? जनरली बाय रैशनलाइजेशन। और रूट वाले सवालों में कैसे करते हैं? अंडर रूट वाले बिना रूट वाले सवालों में अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है, वो कैसे खत्म करते हैं? बाय फैक्टराइजेशन। और अंडर रूट वाले सवालों में कैसे खत्म करते हैं? बाय रैशनलाइजेशन। ओके। इंडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करने के लिए हम फार्मूलों का भी यूज कर लेते हैं। पहले लिमिट्स के वो सारे फार्मूले देखो जो 11th क्लास में बताए गए थे। फार्मूलाज हैं, फर्स्ट फार्मूला है लिमिट x अप्रोचेस a, x की n माइनस a की n अपॉन x माइनस a इक्वल्स n a की n माइनस 1। सेकेंड इज लिमिट x approaches 0 sin x equals 0। Third is limit x approaches 0 cos x equals 1। Fourth is limit x approaches 0 sin x upon x equals 1। देखा जाए तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इसको खत्म करने के चक्कर में पढ़ने की बजाय हम सीधा फार्मूले का यूज कर सकते हैं। बल्कि इस फार्मूले को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं कि लिमिट x अप्रोचेस 0 x अपॉन साइन x इक्वल्स 1। चाहे ये स्थिति हो चाहे ये स्थिति हो। फिफ्थ लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x, या लिमिट x approaches 0 equal to this, I mean tan x equals 1। थोड़े से और फार्मूलाज देखो। सिक्स्थ है लिमिट x approaches 0 e की x equals 1, लिमिट x approaches 0 and e की x minus 1 upon x equals 1। Eighth is limit x approaches 0 log 1 plus x upon x equals 1। राइट। इन फार्मूलाज का यूज करके भी इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म करके आंसर निकाला जा सकता है। मतलब फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म करने की जरूरत नहीं रहती है। अब जैसे एक सवाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 x की 15 माइनस 1 अपॉन x की 10 माइनस 1। ओके, सॉरी, यहां पर है 1। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहचानना। दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 x की 15
-1 की 15 और नीचे वाले को लिखा x की 10 -1 की 10। फिर क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x -1, क्योंकि दोनों को ही डिवाइड किया है इसलिए ये आपस में बैलेंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए तो ये इससे कट रहा है, सवाल वहीं का वहीं। अब लिमिट में एक बड़ी खास बात है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, प्लस हो, माइनस हो, हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड लिमिट लगाने पर डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1, x की 15 -1 की 15 अपॉन x -1 एंड लिमिट x अप्रोचेस 1, x की 10 -1 की 10 अपॉन x -1। अब ये क्या बन गया, हमारे सबसे पहले फार्मूले की स्ट्रक्चर बन गई, ऊपर भी और नीचे भी। क्या होगा आंसर, आंसर है 15, 1 की 15 -1 और नीचे 10 और 1 की 10 -1। इट इज इक्वल टू 15 अपॉन 10 और 5 से डिवाइड करके आंसर आ गया 3/2। तो इस प्रकार से हमने इसकी लिमिट निकाली है फॉर्मूले का यूज करके। ओके, एक और सवाल देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin ax अपॉन sin bx। it is equal to limit x approaches 0 sin ax और नीचे भी नीचे sin bx। अब क्या किया, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, इन दोनों ने अपने आप एक दूसरे को बैलेंस कर लिया क्योंकि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया है और वो क्वांटिटी जीरो नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रही है। अब फार्मूले में जो मैंने फार्मूला बताया था, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x इक्वल्स 1, जो अभी अभी ये फार्मूला बताया था, इसमें आइडिया क्या है कि जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए और इनफैक्ट वही इधर होना चाहिए। अब तुम देखो एंगल में क्या है ax, तो नीचे भी क्या होना चाहिए ax। अब नीचे ax कैसे लाएं, सिंपली यहाँ a से डिवाइड किया और इधर a से मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार से यहाँ एंगल में bx है तो नीचे भी bx चाहिए, तो b से यहाँ डिवाइड किया और यहाँ b से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये इससे कैंसल आउट होगा, तो अगर यहाँ डिवाइड किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब ये कांस्टेंट्स हैं a और b, ये लिमिट के बाहर आ सकते हैं क्योंकि लिमिट तो x पर है। तो अब ये क्या हो गया, a अपॉन b और लिमिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 sin ax अपॉन ax, लिमिट x approaches 0 sin bx upon bx। अच्छा, when x approaches 0 ax approaches 0, तो हम लिख सकते हैं ax approaches 0 and when x approaches 0 b into x also approaches 0, तो यहां पर लिख सकते हैं bx approaches 0। वैसे अलाउड है इस सवाल में, अगर यहाँ ऐसे सवालों में अगर यहाँ x अप्रोचेस 0 भी लिखे रह जाए तो गलत नहीं मानते, क्योंकि एज x अप्रोचेस 0 ax अप्रोचेस 0, लेकिन फिर भी बेटर है कि यहाँ पर भी ax लिख दो और यहाँ bx लिख दो। अब ये क्या बात बन गई, a अपॉन b और फार्मूले के हिसाब से क्या लिमिट है 1 अपॉन
ऊपर वाले की लिमिट भी 1, नीचे वाले की लिमिट भी 1, तो आंसर आ गया a अपॉन b। एक और सवाल देखिए, इस सवाल में समझ आ गया होगा कौन सी लिमिट लगने जा रही है। इसके अंदर हम लिमिट लगाने जा रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस 0 e की x -1 अपॉन x इक्वल्स 1। आइडिया क्या है कि जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए और वही यहां पर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की साइन x -1 अपॉन साइन x इंटू साइन x अपॉन साइन x। सॉरी, सवाल में यहां x है, साइन x नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है। अच्छा, अब क्या करेंगे इसमें, लिमिट x अप्रोचेस 0, जो हमने साइन x इंटू साइन x से मल्टीप्लाई किया है उसको एडजस्ट करेंगे, मतलब पूरे सवाल को एक तरह से एडजस्ट करेंगे, दोबारा से रीराइट करेंगे इस तरह से कि हम लिमिट निकाल सकें। e की साइन x -1 अपॉन साइन x और इंटू साइन x अपॉन x। ये वाला साइन x इधर आ गया, ये वाला x इधर चला गया, इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस 0 e की साइन x -1 upon sin x, and you know that when x approaches 0 sin x also approaches 0, और into limit x approaches 0 sin x upon x, ये तो फार्मूला ही बन गया। ओके, तो क्या हो गया, फार्मूले के अनुसार इसका आंसर भी 1, फिर इंटू, फिर इसका आंसर भी 1, यानी कि द आंसर इज 1। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 1। एक और सवाल देखिए, लिमिट x approaches 0 log 1 plus 5x अपॉन x। कौन सा फार्मूला लगाने जा रहा हूं, लिमिट x approaches 0 log 1 plus x अपॉन x वाला। तो कैसे लगेगा, इक्वल्स लिमिट x approaches 0 log 1 plus 5x अपॉन 5x into 5 इक्वल्स लिमिट 5 ये बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, x approaches 0 log 1 plus 5x अपॉन 5x, और क्या आ गई, फॉर्मूले की स्ट्रक्चर आ गई। Therefore the answer is 5 into 1 and it is equal to 5। ओके, आइडिया ये है इन फार्मूलों में, जो x के प्लेस पे एक जगह आ गया वही x के प्लेस पर हर जगह चाहिए। इस सवाल के अंदर देखिए, find limit x approaches 0 fx and limit x approaches 1 fx where fx equals this। तो तुम देख रहे हो x लेस देन इक्वल 0 के लिए कुछ और एक्सप्रेशन है और x ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ और एक्सप्रेशन है। तो अगर हम 0 पर लिमिट निकालते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी होगी
राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी होगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट आ जाती है तभी हम उसको कहते हैं कि यही लिमिट है, अन्यथा हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, इधर माइनस का मतलब है फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन fx, it is equal to limit x approaches 0 from left. अच्छा, when x is approaching 0 from left on the number line, x will take values less than 0. When x is approaching 0 from the left of 0 on the number line, x is taking values less than 0. तो कौन सा एक्सप्रेशन आएगा fx की जगह? Where x is less than 0. वैसे ही माइनस लगा है, समझ सकते हो, less than 0. तो दिस इज 2x plus 3, राइट। और जब हमने fx को इससे उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर लिया, फिर इस माइनस की आवश्यकता नहीं है, फिर सवाल पहले जैसा हो गया। फ्रॉम लेफ्ट का यूज यही है कि fx की जगह हमने इसको रिप्लेस कर लिया, लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा क्योंकि हम निकाल तो अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट राइट, मतलब निकाल तो फ्रॉम लेफ्ट, व्हेन x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट है, मतलब निकाल हम फ्रॉम लेफ्ट रहे हैं, इसलिए लिखना तो ऐसे पड़ेगा। लेकिन अब इट इज जस्ट लाइक x अप्रोचेस 0। तो क्या आंसर हो गया? इट्स आंसर इज 3। जब हमने x की जगह 0 रखा तो आंसर इज 3। अब लिमिट x approaches 0 from right fx equals limit x approaches 0 from right। अब जब x 0 के राइट से 0 की तरफ अप्रोच करेगा, अप्रोच कर रहा है, पहुंचा नहीं है, तो कैसा होगा जब अप्रोच करेगा? इट विल बी ग्रेटर देन 0। When x is approaching 0 from the right, x is slightly greater than 0। तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? जो x ग्रेटर देन 0 वाला है, तो कौन सा करेंगे? थ्राइस ऑफ x प्लस 1। 3 को बाहर रख लो या यहीं रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की जगह 0 रख दिया, आंसर आ गया 3। तो therefore limit x approaches 0 from left of fx equals limit, ऐसे बोलो, limit fx when x approaches 0 from right, both are equal and equal to 3। so therefore limit x approaches 0 of fx is also equal to 3। limit fx when x approaches 0 is 3। तो जहां पर जिस पॉइंट पर, केवल उस पॉइंट पर जिस पर ये लेस देन ग्रेटर देन हो रहा हो, यानी x लेस देन के लिए कुछ और वैल्यू हो, x ग्रेटर देन के लिए कुछ और वैल्यू हो, उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है और किसी पॉइंट पर नहीं पड़ती है। तो उसने कहा फाइंड लिमिट x अप्रोचेस 0, क्या आ गया? 3 आ गई। ओके, तो अब जो है लिमिट आ गई 3। अब वो कहता है फाइंड द लिमिट एट x अप्रोचेस 1। तो लिमिट x approaches 1 fx equals limit x approaches 1, और ये हो गया। अब जब x approaches 1 है, तो अगर 1 के स्लाइटली लेफ्ट से भी है तो भी 0 से बड़ा है, और 1 से स्लाइटली, 1 की तरफ स्लाइटली राइट से भी बढ़ रहा है तो भी 0 से बड़ा है। तो कौन सा लगेगा इस पर रूल? इस पर लगेगा x ग्रेटर देन 0 वाला। तो when x is greater than 0, the function fx is thrice of x plus 1।
अब x की जगह 1 रख दो, क्या आंसर आ गया? 3 इंटू 2 एंड द आंसर इज 6। ओके, तो किस पॉइंट पर लेफ्ट राइट करना पड़ता है? केवल उस पॉइंट पर जिस पर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 हो रहा हो, यानी कि 0 से स्लाइटली कम के लिए कुछ और वैल्यू नजर आ रही हो और 0 से स्लाइटली ग्रेटर देन के लिए कुछ और वैल्यू हो। अब जैसे फर्ज करो हमें x अप्रोचेज -1 पर निकालनी होती, तो -1 क्या है? लेस देन 0 है। तो हम कौन सा फंक्शन लेते हैं f(x) की जगह? फिर हम f(x) की जगह 2x + 3 लेते। ये लिमिट देखिए, f(x) equals modulus x upon x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। मैंने तुम्हें जो फॉर्मूले बताए हैं लिमिट्स के, उनमें कोई भी मॉडुलस वाला फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करो, पहले सवाल को ही मॉडुलस से मुक्त कर दो। मॉडुलस की डेफिनेशन तुम्हें पता है, मॉडुलस x क्या होता है? इट इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मॉडुलस के अंदर 0, x क्या है यहाँ पर 5, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x x ही होता है। और ये क्या होता है? -x इफ x इज लेस देन 0। तो अगर x लेस देन 0 है, अब x क्या है? -5, तो ये 5 ही रहेगा आंसर। तो हम इसको कैसे कहेंगे? यानी -5। तो अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो आंसर क्या है? उसका नेगेटिव जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो इफ x इज ग्रेटर देन 0 मॉडुलस x इज x, इफ x इज लेस देन 0 मॉडुलस x इज -x। राइट? तो ये डेफिनेशन जो है तुम्हें 11th क्लास में भी बताई गई थी और इसको याद रखो। अब इसको मॉडुलस से मुक्त करते हैं। when x is not equal to 0 it is either less than 0 or greater than 0। तो क्या हो गया? या तो ये लेस देन 0 है या ये ग्रेटर देन 0 है। ये हो गया नॉट इक्वल टू का हिसाब, और या फिर क्या है? ये इक्वल टू 0 है। अब अगर ये लेस देन 0 है तो मॉडुलस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -x, और -x अपॉन x क्या हो जाएगा? -1। अब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? x, और x अपॉन x क्या हो जाएगा? 1। और इसमें तो हम भैया वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो जब क्वेश्चन करना है तो पहले सवाल को मॉडुलस से मुक्त करो। और अब सवाल है कि इसकी 0 पर लिमिट निकालो। अब तुम देख रहे हो 0 पर लेस देन ग्रेटर देन हो रहा है, लेस देन के लिए कुछ और एक्सप्रेशन है, ग्रेटर देन के लिए कुछ और एक्सप्रेशन है। इसका मतलब 0 पर हमें लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। शुरू करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट f(x) क्या हो गई? लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट यानी लेस देन 0, x इज लेस देन 0, तो क्या आ गया? -1। आंसर इज, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट वो कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि x किसी को भी 0, x किसी को भी अप्रोच करे जब x है ही नहीं, कांस्टेंट की लिमिट वो कांस्टेंट ही है। लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट, लिमिट ऑफ f(x) इक्वल्स लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट। अब x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट यानी 0 प्लस समथिंग है, यानी ग्रेटर देन 0 है, तो तुम ले सकते हो 1, ले सकते हो, मतलब लेना है 1। इट इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर लिमिट x approaches 0 from left of f(x) is not equal to limit x approaches 0 from right of, ठीक है, f(x) की निकालनी है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे?
हम लिखेंगे therefore limit x approaches 0 fx does not exist, यानी 0 पर इस फंक्शन की लिमिट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से कुछ और वैल्यू आ रही है 0 के और राइट हैंड साइड से कुछ और। राइट, ये 10 क्वेश्चन एक बार करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम अब अगले क्लास में शुरू करते हैं कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।